शब्द जब इमोशन से टकराते हैं तो पोइट्री जन्म लेती है और जब नेचर बोलती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसे कविता बना देते हैं। वेलकम टू द वर्ड्सवर्थ मैराथन, जहां हम जानेंगे उस पोएट को जिसने हमें सिखाया कि असली कविता किताबों में नहीं बल्कि हर उस चीज़ में होती है जो हमारे दिल को छू जाती है। 100 क्वेश्चंस सिर्फ 60 मिनट में। इस सीरीज का एक पार्ट काफ़ी क्रिस्प है, इसके पहले पड़ा है पहले सेशन में। इसी को और डिटेल्स में हम करेंगे। रेफरेंस वही रहेगा। हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट होगा, एक नया एग्ज़ाम पॉइंट होगा। ठीक, एक नई लिटरेरी स्पार्क और रोमांटिक एज से लेकर लिरिकल ब्लाड्स तक। ठीक, नेचर पोइट्री से लेकर प्रीफेस की फिलॉसफी तक हर वो बात इसमें रहेगी जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी, ईएमआरएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। अब सिर्फ आपके सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब वर्ड्सवर्थ को फील करना है, वर्ड्सवर्थ को जीना है। तो चलिए, इतना इंट्रो तो सफिशिएंट हो गया होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ को अक्सर कहा जाता है पोएट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है? पोएट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं के खूबसूरत वादियों में बिताया है। उनका जन्म हुआ था कुकर माउथ नाम की एक छोटी सी जगह में, जो इंग्लैंड के कम्बेरिया क्षेत्र में, क्यूम्बेरिया या कम्बेरिया कह सकते हैं, क्षेत्र में स्थित था। 1798 को रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत का साल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी साल वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर पब्लिश की थी एक ऐतिहासिक किताब, लिरिकल ब्लाड्स, जिसने इंग्लिश लिटरेचर में एक नया मोड़ ला दिया। रोमांटिक एज को एक और नाम से जाना जाता है, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इस दौर में उनका साहित्यिक प्रभाव सबसे गहरा था। साल 1800 में उन्होंने लिरिकल ब्लाड्स का एक नया संस्करण निकाला और इस बार उसके साथ जोड़ा गया एक फेमस प्रीफेस, जिसे रोमांटिक पोइट्री का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र माना जाता है। जब रॉबर्ट साउदे की मृत्यु हुई तो उनके बाद वर्ड्सवर्थ को बनाया गया पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। हालांकि सबको उनका बदला हुआ रवैया पसंद नहीं आया। पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था द लॉस्ट लीडर, क्योंकि वर्ड्सवर्थ अब कंजर्वेटिव विचारों के समर्थक बन चुके थे। ठीक, और एक प्रसिद्ध पंक्ति जो अक्सर पूछी जाती है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये स्टेंजा उनकी पोएम ऑड टू ड्यूटी से है, जहाँ स्टर्न डॉटर का मतलब ड्यूटी यानी कर्तव्य से है। मिशेल नाम की पोएम में जो वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया, उस बुजुर्ग किसान का घर था जिसे इवनिंग स्टार कहता था वो। नाम सुनते ही एक शांति सी महसूस होती है, जैसे दिन भर की थकान के बाद एक टिमटिमाता तारा। वर्ड्सवर्थ का जो प्यारा सा कॉटेज था उसका नाम था इवनिंग स्टार। रॉन्ग, ये रॉन्ग है। मिशेल का जो कॉटेज था उसका नाम था इवनिंग स्टार। उनकी सबसे खास पोयम प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, मतलब उन्होंने खुद अपनी इनर जर्नी को एक्सप्लोर किया है। ठीक, उन्होंने एक भावुक सा सोनेट लिखा, लंदन 1802,
जो डेडिकेटेड किया था जॉन मिल्टन को। किसको डेडिकेट किया था? जॉन मिल्टन को। उसी में एक ब्यूटीफुल लाइन आती है, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट। ये मिल्टन की आत्मा के लिए लिखा गया था, अकेले ही ऊंची और प्योर। ठीक। दाई मतलब यहाँ योर होता है ओल्ड इंग्लिश में। सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt, एकांत, dwelt अपार्ट। ठीक। अकेले, ऊंची और प्योर जैसे वर्ड्स का यूज किया था वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए। उनकी एक और कविता थी, रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस, 1802 में ही आई थी, जिसका सबसे पहला वर्जन था द लीच गैदरर। इस पोयम में उन्होंने दो और पोएट्स का जिक्र किया, रॉबर्ट बोन्स एंड थॉमस चैटरटन। दोनों की जिंदगी और संघर्ष उन्हें इंस्पायर करते थे। ये लाइन याद रखिएगा, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये भी वही सोनेट है, लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ का एक स्ट्रॉन्ग विचार था, देयर इज नाइदर is nor can be any essential differences between the language of a prose and metrical composition। यानी कविता और गद्य की भाषा अलग नहीं होनी चाहिए। उनकी फेमस पोएम टिंटन एबी का पूरा टाइटल थोड़ा लंबा है, lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798। वो वहाँ 1798 में लौटे थे, लेकिन पहली बार विजिट किया था 1793 में। शैली ने उन्हें कहा था अमोरल यूनक, मतलब भावनात्मक तौर पर रिस्ट्रेंड और डल पोएट। थोड़ा हार्श था ये। टीएस एलियट ने वर्ड्सवर्थ की थियरी पर सवाल उठाया, कहा कि उन्होंने खुद ही अपनी पोइटिक थियरी को फॉलो नहीं किया। किसने सवाल उठाया? टीएस एलियट ने वर्ड्सवर्थ की थियरी पर सवाल उठाया था। कहा उन्होंने, क्या कहा? पोइटिक थियरी को वो खुद ही अपने फॉलो नहीं करते हैं। थियरी तो बहुत देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, रीति है दुनिया की। वर्ड्सवर्थ ने अपने 1802 में प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में थॉमस ग्रे की एक सोनेट का जिक्र किया था, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। क्या आप जानते हैं लिरिकल ब्लाड्स को शुरू में इंग्लैंड से ज़्यादा जो है सराहना अमेरिका में मिला। वहाँ इसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था 1802 में। वर्ड्सवर्थ की शुरुआती कविताओं में दो नाम आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, जो दोनों छपी थी 29 जनवरी 1793 को। उनकी फेमस पोएम दी सॉलिटरी रैपर में जो लड़की गा रही थी, वो किसी आम भाषा में नहीं बल्कि अर्स करके एक गायलिक में गा रही थी। यह एक पुरानी सेल्टिक लैंग्वेज है, ठीक, आदिवासी टाइप के लोगों की। पोएट पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ पर तंज किया। तंज कसते हुए क्या कहा था? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये लाइन आती है उनकी कविता लॉस्ट लीडर में। कुछ पंक्तियां सीधे दिल को छू जाती हैं। शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंसेस टू मी। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की भावुक कविता से है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज से। जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा, यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय,
वो समय था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, एक ऐसा पल जब पूरी मानवता को लगा कि नया युग शुरू हो गया है। लाइंस जो हर लिटरेचर लवर को याद होगी, क्या थी? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। क्या है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यह जो है वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स पोयम से ली गई है। सबसे प्यारी पोयम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब ये लाइन देखिए, नेचर नेवर डिड बीट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। ये हमें सिखाती है नेचर और इंसान के रिश्ते की गहराई। पोयम का नाम है टिंटन एबे। क्या है? टिंटन एबे। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। ये हमें सिखाती है नेचर और इंसान के रिश्ते की गहराई। To me the meanest, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। ये वर्ड्स जो थे उनकी महान कविता ऑड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से है, जो जीवन, यादों और आत्मा की गहराई को छूती है। To me the meanest flower that blows can give thoughts that too we often lie too deep for tears। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, इतनी डीप है कि जवाब जो है खुद सवाल बन जाता है। ठीक। लाइंस जो नेचर और चाइल्डहुड की फिलॉसफी को डिफाइन करती है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ये उनकी प्यारी सी कविता है माई हार्ट लीप्स अप से। जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, तो वह थी उनकी लूसी पोयम, टू लूसी। ठीक, टू लूसी। थोड़ी पुअर राइटिंग है, ये हो गया लूसी। लाइफ एंड सोल, लाइफ एंड सोल को लेकर एक गहरी पंक्ति है। आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड फॉरगेटिंग से लिया गया है, उनकी इमोर्टल रचना से, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। लाइफ एंड सोल को लेकर एक गहरी स्टेंजा है या लाइन है। आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड अ फॉरगेटिंग लिया गया है उनकी इमोर्टल रचना से, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। जब उन्होंने लिखा वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, तो टिंटन एबे की शांति में खोए हुए थे। ये पोएम जो थी, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। उन्होंने लिखा जब वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, तो वह टिंटन एबे की शांति में खोए हुए थे। यह पोएम जो थी वो लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्शन को एडनबर्ग रिव्यू में क्रिटिसाइज किया गया था हार्श शब्दों में कि दिस विल नेवर डू। ठीक, दिस विल नेवर डू। उनकी पोइटिक जर्नी सच में स्टार्ट हुई थी 1797-98 से, और यही वो दौर था जब उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल ब्लाड्स पर काम शुरू किया था। एक पोएम जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है, द मे क्वीन, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। वर्ड्सवर्थ ने सीखा था कि वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन अ हम्बल ट्रुथ। यह सीख मिली थी उन्हें रॉबर्ट बर्न से। सीख फिर से क्या थी? वर्स। वर्स जो होता है में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन अ हम्बल ट्रुथ। दे एक्सकर्शन 1814 को
माना जाता है कि वह 1814 में आई थी, को माना जाता है वो मोड़ जहाँ वर्ड्सवर्थ के पोइटिक ब्रिलियंस में थोड़ी डिक्लाइन दिखने लगी थी। अच्छा, इसको नेगेटिव की तरह देखा गया था। लाइन याद रखिए, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। ये शब्द खुद वर्ड्सवर्थ के हैं, जो पोइट्री को सिर्फ आर्ट नहीं, एक मोरल गाइड भी मानते हैं। पोएम जिसका टाइटल एक शिकायत या मॉडर्न दुनिया से है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यस, इट वॉज रिटन बाय नन अनदर देन वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है लिरिकल ब्लाड से 1798। लाइन जो मिल्टन को याद करते हुए लिखी गई, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये कहने वाले थे वर्ड्सवर्थ खुद। जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट, तो उन्होंने लिखा था मिल्टन के लिए इन हिज डीप एडमायरेशन। वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल इपिक द प्रिल्यूड लिखा गया था 14 बुक्स में। हालांकि लिखा गया था इसके पहले, लेकिन यह द प्रिल्यूड को पब्लिश किया गया था 1850 में उनकी डेथ के बाद। द प्रिल्यूड वॉज डेडिकेटेड टू अ डियर फ्रेंड कॉलरिज। जब कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को कहा इगोस्टिकल सबलाइम, तो तारीफ में भी था और हल्की सी एक टॉन्ट भी थी। लाइन लिटिल वी सी इन अ नेचर दैट इज आवर्स ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ट्रैवल एंड नेचर इमेजिनरी से भरी हुई लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ द्वारा। रुथ एक टचिंग नरेटिव पोएम है, यह भी लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वनरल वुड आती है थॉट प्रोवोकिंग पोएम द टेबल्स टर्न से। ठीक, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वनरल वुड ये आती है थॉट प्रोवोकिंग पोएम की कैटेगरी में द टेबल्स टर्न। पोएम पीटर बेल एक रस्टिक करेक्टर पर आधारित है, जो लिखा था वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में सोल ट्रांसमाइग्रेशन यानी पुनर्जन्म ट्रांसमाइग्रेशन यानी पुनर्जन्म की गहराई से बात की है। ट्रैवल पोएम जो वर्ड्सवर्थ की है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ट्रैवल पोएम जो वर्ड्सवर्थ की है वो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, जो अल्पस की जर्नी पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी? अल्पस की जर्नी पर। जब लिरिकल ब्राड्स पब्लिश हुआ तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स और कोलरिज के 4 पोएम्स के कोलैबोरेशन और रोमांटिक मूवमेंट की नींव बन गया। वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी रोमांटिक पोइट्री की सोल बन गया, लेकिन इसे रिजेक्ट किया था टी.एस. इलियट ने। किसने रिजेक्ट किया था? टी.एस. इलियट ने किया था। वर्ड्सवर्थ ने अपनी इपिक द प्रिल्यूड को पूरा किया 1805 में, लेकिन यह पब्लिश हुआ आफ्टर हिज डेथ 1850 में। वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स ऐड की 1800 में, जो रोमांटिक थ्योरी का मैनिफेस्टो बन गई। ठीक, वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स को ऐड की थी 1800 में, जो रोमांटिक थ्योरी का मैनिफेस्टो बन गई। वर्ड्सवर्थ की पहली पोइटिक पब्लिकेशन थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जिसमें नेचर और अल्प्स के ट्रैवल का जिक्र है। लूसी पोएम्स एक मिस्टीरियस लड़की पर बेस्ड है। यह 5 लिरिकल पोएम्स का एक ग्रुप है जिसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट अरबियन सैंड्स, ये पंक्ति ली गई थी वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर से। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कॉमन मैन की लैंग्वेज में उतारा। उन्होंने ही कहा था द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन। नेचर
के बदलते रूप और उसके साथ इंसानी इमोशंस को वर्ड्सवर्थ ने दर्शाया। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे में। नेचर को उसके हर मूड में महसूस और व्यक्त करने वाला वो कोई और नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। द ट्रू एंटरप्रेटर ऑफ नेचर, द ट्रू एंटरप्रेटर ऑफ नेचर। 3 इयर्स शी ग्रीव में वर्ड्सवर्थ ने लिटिल गर्ल को नेचर से कंपेयर किया है। वो खेलती है जैसे अ प्लेफुल फॉन इन द फॉरेस्ट। रोमांटिक पीरियड में एक करेक्टर थे एडमंड कीन, जिन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर को उसका ओरिजिनल ट्रेजिक एंड लौटाया। कॉलरिज ने उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया है। सीइंग हिम एक्ट वॉज लाइक रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग। यानी उनकी एक्टिंग इतनी तीव्र और इलेक्ट्रीफाइंग होती थी कि वो शेक्सपियर की भावनाओं को जैसे सीधे ऑडियंस के दिलों में उतार देते थे। शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स। इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ ने जिनका जिक्र किया है वो और कोई नहीं, उनकी बहन थी ड्रॉथी वर्ड्सवर्थ। उनकी पोइट्री और लाइफ में ड्रॉथी की भावनाएं हमेशा बसी रही। वर्ड्सवर्थ की मुलाकात सर वॉल्टर स्कॉट से कब हुई और कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड 1803 में। विलियम वर्ड्सवर्थ पूरे यूरोप में ट्रेवल के कितने चक्कर लगा चुके थे? 6 बार, 6 टाइम्स। ट्रैवल, नेचर उनकी पोइटिक इमेजिनेशंस का फ्यूल था। ठीक। ट्रैवल और नेचर जो था विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक इमेजिनेशन का एक फ्यूल था, तेल था। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस पोएम का मूल भाव क्या है? वर्ड्सवर्थ ने मटेरियलिज्म की निंदा की है। वो कह रहे हैं कि इंसान ने नेचर से अपना जुड़ाव खो दिया है। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को किस रूप में ट्रीट किया? लिविंग पर्सनालिटी, जैसे नेचर उनके लिए एक जीवंत या सजीव थी, सजीव शक्ति थी एक तरह से। पैनेथीज्म का मतलब क्या होता है? यह विश्वास कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। हर कण, हर पेड़, हर ध्वनि में ईश्वर का वास है। वर्ड्सवर्थ को यह विचार कहाँ से मिला कि नेचर की एजुकेशन बुक इज लर्निंग से कहीं ऊंची होती है? यह रूसो, फ्रेंच फिलोसोफर जिसने नेचर को एजुकेशन का मूल बताया था। वर्ड्सवर्थ ने किस विचारधारा को माना कि मनुष्य जन्म से अच्छा है लेकिन समाज उसे करप्ट कर देता है? रूसो इज बिलीव, जो रोमांटिक थिंकर्स के लिए फाउंडेशन थे। वर्ड्सवर्थ की पीटरविल नाम की कविता पर चार्ल्स लैम ने क्या कमेंट किया? पोएम का सब्जेक्ट मुझे पसंद है पर स्टाइल कुछ ज़्यादा लिरिकल है। ऑस्कर वाइल्ड ने 1891 में वर्ड्सवर्थ की किस पोएम को नेचर के खतरनाक प्रभाव का उदाहरण कहा था? पीटरविल के। पीटरबिल पोएम की शुरुआत में वर्ड्सवर्थ ने खुद को एक हार्ड हेटेड सिनर की तरह डिस्क्राइब किया है, जो नेचर की सॉफ्टनिंग पावर से अनटच्ड है और अपने जीवन को एक वॉकर ऑफ अर्थनवेयर पॉट्स की तरह जी रहा है। जब वर्ड्सवर्थ और मैं पड़ोसी बने तो हमारे डिस्कशन जो थे अक्सर पोइट्री के दो मूल स्तंभों पर घूमते थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज। किसने माना कि पोइट्री दिल की नहीं दिमाग की उपज होती है? नियो क्लासिकल पोएट्स, उनके लिए पोइट्री जो है लॉजिक और रीज़न का काम था। नियो क्लासिकल पोएट जो थे उनके लिए पोइट्री जो है लॉजिक और रीज़न का काम था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक सच्चा पोएट कौन होता है? जिसमें आम इंसान से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी होती है, यानी नेचर और इमोशंस को गहराई से महसूस करने की क्षमता। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि पोइट्री पोएट के अंदरूनी भावनाओं से निकलती है। पोइट्री फ्लोज फ्रॉम द इटर्नल इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द पोएट। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के कंपोजिशन के पीछे कितने कारण बताए थे? 6 कॉजेज, जैसे इमोशंस, मेमोरीज, काम, रिफ्लेक्शन आदि।
वर्ड्सवर्थ ने एक राइटर के रूप में अपनी शुरुआत कब की थी? 1787 में, जब उनका पहला सोनेट छपा था दी यूरोपियन मैगजीन में, और तब वह 17th ईयर के थे भी। कितने ईयर के थे? 17। ठीक। वर्ड्सवर्थ एक फ्रेंच महिला से प्रेम हुआ था जिनका नाम था एनेट वॉलेन। 1792 में उनके यहाँ एक बेटी जन्मी, कैरोलाइन। इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी उनकी 9 वर्षीय बेटी कैरोलाइन के साथ एक सी साइड वॉक की याद में। लिरिकल ब्लाड 1798 का पहला वॉल्यूम किस नाम से पब्लिश हुआ था? वर्ड्सवर्थ कॉलरिज। रोमांटिसिज्म की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। लिरिकल ब्लाड 1798 का पहला वॉल्यूम किस नाम से पब्लिश हुआ था? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। रोमांटिसिज्म की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ ने किस नाटक को इस तरह रिजेक्ट किया? वर्ड्सवर्थ के किस नाटक को इस तरह से रिजेक्ट किया गया? इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन। द बॉर्ड द ब्रॉ बॉर्डरर्स है, या बॉर्डरर्स कह सकते हैं आप। जॉन वॉकिंग स्टेवर्ट कौन थे जिनसे वर्ड्सवर्थ की मुलाकात 1792 में पेरिस में हुई थी? इंग्लिश फिलोसोफर ट्रैवलर जिन्होंने लिखा था द एपोक्लिप्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा? जॉन कीबल ने, जो खुद एक थियोलोजियन और पोएट थे। क्या थे? थियोलोजियन और पोएट। वर्ड्सवर्थ एकमात्र ऐसे पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने कभी कोई ऑफिशियल पोएम नहीं लिखी। मतलब पद तो मिला लेकिन उन्होंने उसका फॉर्मल उपयोग नहीं किया। वर्ड्सवर्थ को किसने कहा इगोस्टिकल इगोटिस्टिकल सबलाइम? क्या कहा? इगोटिस्टिकल सबलाइम। जॉन कीट्स ने। उनका मानना था कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री सेल्फ सेंटर्ड होने के बावजूद भी एलिवेटेड और नोबल थी। वर्ड्सवर्थ के ड्रामेटिक वर्क द बॉर्डरर्स में कौन से कैरेक्टर थे? ये कैरेक्टर थे, कौन थे? ऑजवाल्ड, मार्माड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेस्सी, वॉलेस, आइडोनिया और लॉर्ड क्लिफर्ड। फिर से, ऑजवाल्ड, मार्माड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेस्सी, वॉलेस, आइडोनिया और लॉर्ड क्लिफर्ड। ठीक। यह एक काइंड ऑफ वर्स ट्रेजेडी थी। प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में वर्ड्सवर्थ ने क्या पोइटिकल प्रिंसिपल्स दिए थे? Poetry should be about ordinary life, language should be simple and natural, emotions matter more than plot. Poetry is a spontaneous overflow of emotions recollected in tranquility. Still sad music of humanity, ये टचिंग लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में है? टिंटन एबे। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ये डीप फिलोसफिकल थॉट किस पोएम में है? इमॉर्टलिटी ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। दी सॉलिटरी रीपर में जो लड़की दिखती है वो कौन थी? एक स्कॉटिश हाईलैंड लॉज जो अकेले खेतों में गा रही थी और वर्ड्सवर्थ को डीपली प्रभावित करती है। वर्ड्सवर्थ का ड्रामेटिक वर्क द बॉर्डरर्स किस जिनर में है? वर्स ट्रेजेडी में है। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब और किस कारण से हुई थी? वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को। कारण था प्लूरिसी। प्लूरिसी एक डिजीज होती है जिसमें
फेफड़े में स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में पेन होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और वो रहेगा जॉन कीट्स। यहाँ हम उन्हीं राइटरों को सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हों, ठीक? जैसे EMRS हो गया, KVS, NVS, DSSB, LT, सब में कॉमन हो, ठीक? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।